रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रोपवे रुपए के ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं और ये मिडिल क्लासेस के लिए बहुत बड़ा बूम रहता है, सबको बेनिफिट मिलता है इसका लोअर कॉस्ट से और बेटर मोबिलिटी से। इसी तरह से ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कि हमारे यूथ के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, मिडिल क्लास के लिए नई फैसिलिटीज़ क्रिएट करता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में 10,48,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए टोटल। चाहे एविएशन सेक्टर हो, पोर्ट सेक्टर हो, हाईवे हो, रेलवे, मेट्रो, इंडस्ट्रियल, हाउसिंग, हाइड्रो, रोडवेज, हर एक सारे प्रोजेक्ट्स को अगर हम जोड़ दें तो मेजर चेंजेस आ रहे हैं। और किसानों के लिए तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा कमिटमेंट दिखाया है, एक के बाद एक कैबिनेट में आप देख रहे हैं कि फैसले होते हैं, जो कि ये सारी लिस्ट लंबी लिस्ट है, ये 15 से 28 आइटम्स, ये 29 से 37 आइटम्स और टोटल 9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स अब तक सैंक्शन हुए, प्रोग्राम्स अब तक सैंक्शन हुए। मैं क्विकली अगर पढ़ूंगा, खरीफ क्रॉप्स के लिए MSP देना, क्लीन प्लांट प्रोग्राम बनाना हॉर्टिकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को एक्सपैंड करना, PM जीवन योजना जिससे कि बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स को प्रमोशन हो, बायो E3 जिसमें कि बायोटेक का उपयोग करें, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए क्रॉप साइंसेस पे ध्यान देना, एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना, लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन को बढ़ाना, हॉर्टिकल्चर के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम, कृषि विज्ञान केंद्र को स्ट्रेंथन करना, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट के लिए प्रोग्राम, NPK फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के लिए 45,000 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स 10,000 करोड़ रुपए, फोर्टिफाइड राइस सप्लाई 17,000 करोड़ रुपीस, रबी मार्केटिंग सीजन के लिए प्राइस पॉलिसी 87,000 करोड़ रुपीस, FCI को स्ट्रेंथन करना 10,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट उसमें, नेचुरल फार्मिंग के लिए 2,481 करोड़ रुपीस, कोपरा को प्राइस पॉलिसी 855 करोड़ रुपीस, फसल बीमा योजना के लिए एक्सपेंशन ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ रुपीस का, DAP फर्टिलाइजर को प्राइस को कम रखने के लिए स्पेशल पैकेज 3,850, फिर रॉ जूट के लिए MSP, शुगरकेन बेस्ड एथनॉल प्रोडक्शन का प्राइस, फिर लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज प्रिवेंशन के लिए प्रोग्राम, गोकुल मिशन, डेयरी डेवलपमेंट का काम, कोसी मेची इंट्रास्टेट रिवर लिंक का काम बिहार में, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर P&K फर्टिलाइजर, कमांड एरिया और इंटीग्रेटेड इसमें टेक्नोलॉजी और AI का यूज करके पानी को कैसे बचाया जाए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, वो वाला प्रोग्राम, शुगर केन के लिए FRP का प्रोग्राम, फिर इंटरेस्ट सबवेंशन कंपोनेंट, किसानों के इंटरेस्ट की कॉस्ट को कम करना, प्राइस पॉलिसी फॉर खरीफ क्रॉप्स के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोग्राम, पोटैटो सेंटर आगरा में बढ़ाना, नया बनाना, नया स्थापित करना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 24,000 करोड़ और आज प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का एक्सपेंशन 6,520 करोड़। किसानों के लिए इतना सोचना और इतना अलग अलग तरीके से सोचना, उनके जीवन के हर डायमेंशन के बारे में सोचना, हर तरीके से उनको स्ट्रेंथन करना, बहुत दूरगामी सोच है प्रधानमंत्री जी की। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि किसानों के लिए इतना आपने दूरदृष्टि रखी और इतना हर एक एस्पेक्ट पे ध्यान दिया। What kind of interest rate they are charging, sir? इसका यूनिफॉर्म आंसर नहीं होगा because this is a continuous ongoing program. It is not an annual kind of program. हर साल रीपेमेंट भी होता है, आगे भी जाता है। So एक तो कोई एनुअल फिगर या कोई फिगर डिसबर्समेंट का तो 95,000 करोड़। Yeah, that is what I was. And what is the rate of interest on that? सर एक्चुअली 2 तरह के इंटरेस्ट रेट है, फिक्स रेट एंड फ्लोटिंग रेट। तो ये अलग अलग वेरी करता है, जिस समय जो मार्केट रेट होता है उसके हिसाब से, तो 7 to 8% अलग अलग रेट्स होते हैं। एडिशन ऑफ ट्रूप्स एंड लॉजिस्टिक कितना इंपॉर्टेंट है ये, और किस तरह से इस स्ट्रेटेजिक लाइन के जरिए हमारी जो सेनाएं हैं उनको सपोर्ट मिलेगी, खासतौर पे अगर हम नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी विद द एंटायर कंट्री देखें। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आप देख ही रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट की लोकेशन ही अपने आप में इतनी स्ट्रैटेजिक है
अलोबारी से न्यू जलपाईगुड़ी, इस प्रोजेक्ट में अभी ऑलरेडी जो डबल लाइन है, 4 लाइन होने से कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। कैपेसिटी बढ़ने से मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, सभी चीज़ों में इसका बेनिफिट रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस पूरे के पूरे एरिया में ईच एंड एवरी स्टेशन इज गेटिंग प्रैक्टिकली इम्प्रूव्ड, एंड एज पार्ट ऑफ द अमृत भारत स्टेशन प्रोग्राम वी आर डेवलपिंग द स्टेशंस, स्ट्रेंथनिंग देम and also creating extra capacity in them by developing additional loop lines, by developing rake points, by developing areas where you can park the trains, what we call stabling. So stabling line, rake line, ये सब के सब इसमें पूरी। Also, sir, just one more. When we are talking about the Manmad line development, so maximum trains that move from Delhi to Bangalore or majorly in Karnataka move through Manmad. And it is virtually impossible to have a Tatkal ticket or a short planning ticket in that area, given that till Manmad it's always fixed, given that it is close to Shirdi and it offers the closest station. So are we planning to also have more passenger trains on this route, given that the passenger capacity is quite high on this route? You're right. Almost every month you would have noticed that we are introducing new trains, and that is because we have been able to add a lot of new tracks. In the last 11 years, we have added about 34,000 kilometers of new tracks, which includes gauge conversion, doubling, tripling, quadrupling, new lines. So that is a huge jump if you compare it in the past. Now we are adding practically sometimes 5,000 kilometers, sometimes 4,000 kilometers. That is the pace at which we are adding new tracks, which is almost like 12 kilometers a day. So that kind of pace of track construction is helping us to increase the number of trains, and we are able to add more trains. Practically every month, you must have noticed in the news, we are adding new trains. क्या उनमें गति के लिहाज से उसको स्पीड बढ़ाई जाए, इसको लेकर के हम किस स्टैंडर्ड का पालन कर रहे हैं? और जैसे कई अध्ययन होते हैं कि इतना कार्बन एमिशन बचेगा, इतना माल ढुलाई बढ़ेगी, तो गति कितनी बढ़ेगी, इससे समय की कितनी बचत होगी, ऐसा भी कोई अध्ययन होता है सर क्या? बिल्कुल, और बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। इन 10 वर्षों में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए एक मेजर प्रोग्राम हाथ में लिया, वो है ट्रैक की कैपेसिटी को, स्पीड पोटेंशियल को इंक्रीज करने का। एग्जैक्ट नंबर्स मैं आपको बताता हूँ। करीब 1,04,000 किलोमीटर अभी रेलवे ट्रैक्स अपने हो गए देश में। 10 साल पहले ये नंबर था करीब 72,000 किलोमीटर के आसपास का था, और 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के, 110 किलोमीटर पर आवर स्पीड के, अभी पार्लियामेंट में भी जवाब दिया है, दैट नंबर इज नाउ बिकम 78% ऑफ द ट्रैक्स इन द एंटायर रेलवे नेटवर्क में हैज़ बिकम 110 kmph का रेलवे नेटवर्क, और प्रैक्टिकली हर महीने ये इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल कैपेसिटी बहुत बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखो, ऑलरेडी वी हैव नाउ क्रॉस्ड 720 करोड़ पीपल कैरिंग। लास्ट ईयर वी क्रॉस 720 करोड़ पैसेंजर्स, दैट्स अ ह्यूज नंबर, और वी हैव बिकम सेकेंड लार्जेस्ट कार्गो कैरियर इन द एंटायर वर्ल्ड by carrying 1.6 billion tons of cargo last year. Second largest cargo carrier in the world. So overall बहुत कार्गो में करीब मेरे ख्याल से 2014 में दिस नंबर वाज अबाउट 1 बिलियन के आसपास था। 1 बिलियन से 1.6 बिलियन पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है, 60% जंप बहुत बड़ी बात होती है, और पैसेंजर 720 करोड़ मेंटेन करना इज अनदर वेरी बिग फैक्टर। इन सबको ध्यान में रखते हुए रेलवे का ओवरऑल अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। As you mentioned that the NCT will raise around 20,000 crore, could you please share details on how this money will be raised and over what period? 2 करोड़ रुपीस हमें मिलने हैं, 500 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष। इससे हम मार्केट से जो कमर्शियल बैंक्स हैं या बॉन्ड्स हैं, वहाँ से फंड मोबिलाइज करते हैं। 4 साल का है, 4 years, yes। लैब्स ऐड करेंगे इस प्रोग्राम से, और ऑलरेडी कितनी लैब्स होंगी? 185 ऑलरेडी कंप्लीटेड हमने स्कूल में, 200 प्लस
सर इसमें हमने 205 ऑलरेडी प्रोजेक्ट सपोर्ट किए थे, जिसमें से 165 जो है ऑलरेडी फंक्शनल है, लैब्स कंप्लीट हो चुकी हैं, और इस बजट अनाउंसमेंट के हिसाब से 100 लैब्स हम और सपोर्ट करेंगे। परमानी, ये दोनों प्रोजेक्ट हैं, कब तक पूरे होंगे? इसका रेलवे प्रोजेक्ट्स करीब 3 से लेके 5 साल के बीच में रहते हैं, और लकीली ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लैंड एक्विजिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी अलाइनमेंट है। तो यहाँ पे काम बहुत तेज़ी से जा रहा है, और जैसा मैंने अभी आपको कहा, अब तो काम करने की क्षमता भी बहुत बढ़ गई है। ऑन एन एवरेज करीब 3800 किलोमीटर हर साल के करीब है, 10 किलोमीटर पर डे से ज़्यादा काम अभी हो ही रहा है। प्रोजेक्ट में 36 मेजर ब्रिजेस हैं। जो इटारसी नागपुर है, इसमें 36 मेजर ब्रिजेस है। वैसा ही संभाजी नगर से ये पहले था, कितने ब्रिजेस हैं उसमें संभाजी नगर वाले में? 28 मेजर ब्रिजेस है, ये आता है इसमें। हाँ, ये वाला इसमें 28 मेजर ब्रिजेस है। ब्रिजेस में काफ़ी टाइम लगता है। प्रोसेसिंग सेक्टर में आपने बताया कि काफ़ी ग्रोथ हुई है पिछले 11 साल में। अब जो अमेरिका ने जो फैसला लिया है कि 25% ड्यूटी लगाएंगे, क्या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के ग्रोथ पर आने वाले समय में कोई असर पड़ेगा? आज जितने भी कैबिनेट में फैसले लिए उसके बारे में आपको मैंने बता दिया है।